नमस्कार दोस्तों, क्या भारत अमेरिका से F-15 फाइटर जेट खरीदने वाला है? क्या सिर्फ ₹1 में रशिया भारत को 3 सबमरीन्स देने वाला है? पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट के बारे में एक और बुरी खबर क्या आई है? रशिया अपने नए सिंगल इंजन के स्टेल्थी फाइटर जेट चेकमेट को भारत को कब ऑफर कर रहा है? क्या हमारे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर MiG-29 के साथ साथ नेवल तेजस भी ऑपरेट करेंगे? स्वदेशी 5th जनरेशन के एमका फाइटर जेट के बारे में क्या अपडेट आई है? क्या भारत भी साउथ चाइना सी में जाकर चाइना को टक्कर देने वाला है? लद्दाख बॉर्डर में अब चाइना किस हिस्से से पीछे हटा है? इसी तरह की डिफेंस संबंधी सभी बड़ी अपडेट्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या भारतीय एयरफोर्स अमेरिका से F-15 फाइटर जेट को खरीदने पर विचार कर रही है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों हमारे एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने इजराइल में उनके F-15 की एक डिटेल्ड सोर्टी ली है। F-15 के लेटेस्ट यानी EX वेरिएंट को अमेरिका ने 114 फाइटर जेट्स की MMRCA डील में भी ऑफर किया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि भारत MMRCA डील को फाइनलाइज करेगा या नहीं। ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत MMRCA डील को खत्म करके इसकी जगह पर 54 एडिशनल राफेल ले सकता है। F-15 फाइटर जेट की बात करें तो इसके नाम आज तक दुश्मन के 104 फाइटर जेट्स को गिराने का रिकॉर्ड है, जबकि यह खुद कभी दुश्मन का शिकार नहीं बना। हैवीवेट कैटेगरी का F-15EX 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। यह 65,000 फीट तक की ऊंचाई को भी छू सकता है। इसकी फेरी रेंज भी 5,600 किलोमीटर तक है और यह एक बार में ही 22 मिसाइल्स को ले जा सकता है। चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट की बात करें तो फ्राइडे को ही एक ब्रांड न्यू JF-17 क्रैश हो गया। यह JF-17 का 2 सीटर ट्रेनर फाइटर जेट था, जिसे हाल ही में पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल किया गया था। पिछले एक वर्ष में पाकिस्तान का यह 5वां फाइटर जेट क्रैश हुआ है। पिछले वर्ष 23 मार्च की परेड की रिहर्सल करते समय F-16 क्रैश हो गया था। JF-17 को बेहद सस्ता बनाने के चक्कर में इसमें इंफीरियर क्वालिटी के पार्ट्स चाइना की तरफ से लगाए गए हैं। रशियन RD-33 इंजन की समस्याओं से भारत के MiG-29 फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस टीम भी परेशान है। इसी RD-33 इंजन के डेरिवेटिव RD-93 के रूप में JF-17 फाइटर जेट में लगाया जाता है। इस इंजन के ज्यादा रिलायबल ना होने के कारण ही भारत ने तेजस फाइटर जेट के लिए इस रशियन इंजन की जगह पर अमेरिकन F404 इंजन को चुना था। JF-17 के तो स्ट्रक्चर तक में क्रैक की समस्याओं से लगभग 40% JF-17 ग्राउंडेड हैं। पिछले दिनों म्यांमार ने भी और अधिक JF-17 खरीदने की जगह पर रशिया से ही फाइटर जेट खरीदना बेहतर समझा। फ्राइडे को क्रैश हुए नए JF-17 को लेकर सिर्फ एक बात अच्छी रही, वो ये कि इसमें सवार दोनों पायलट्स सही समय पर इजेक्शन सीट के साथ इससे बाहर निकल सके और सही सलामत जमीन पर उतर आए। बात रशिया के नए सिंगल इंजन के स्टेल्थी फाइटर जेट चेकमेट की करें तो रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें कहा गया है कि इसी वर्ष के अंत तक भारत को ऑफिशियली चेकमेट फाइटर जेट ऑफर कर दिया जाएगा। पिछले दिनों जब मॉस्को में हुए एयर शो के दौरान चेकमेट को सबके सामने रखा गया था, तब वहां पर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। इस चेकमेट फाइटर जेट, जिसे Su-75 भी कहा जाता है, इसकी कीमत अमेरिकी F-35 के मुकाबले बेहद ही कम रहेगी। इसे रशिया $30 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट की दर से बेचना चाहता है, जो भारत के तेजस 1A फाइटर जेट से भी कम है। तेजस 1A की कीमत $43 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट है। भारत जो स्वदेशी 5.5 जनरेशन का एमका फाइटर जेट बना रहा है, उसकी भी अपडेट आई है। एमका फाइटर जेट को टाइटेनियम एलॉय से बनाया जा रहा है ताकि यह हल्का हो और बेहद मजबूत भी रहे। इसी के लिए हैदराबाद बेस्ड डिफेंस PSU मिधानी ने कुछ टाइटेनियम अलॉय स्लैब्स सप्लाई कर दिए हैं। इन्हीं स्लैब्स का इस्तेमाल करके एमका के एयरफ्रेम को बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स बहुत बारीकी से एमका की प्रोसेस को मॉनिटर कर रही है।
जल्दी ही एमका के एक प्रोटोटाइप को तैयार करके इसके रडार क्रॉस सेक्शन को चेक किया जाएगा और साथ में जरूरी चेंजेस किए जाएंगे ताकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम से कम रह सके। इसके लिए इसमें मॉड्यूलर पार्ट्स लगाए जाएंगे ताकि उन्हें चेंज करके जल्दी से नए रडार क्रॉस सेक्शन को प्राप्त किया जा सके। इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि टोटल 120 एमका स्टेल्थी फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर की भी अपडेट्स आई हैं। भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के बेसिन ट्रायल्स पूरे हो जाने के बाद अब इसके सी ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं। इन ट्रायल्स में अलग अलग स्पीड पर शार्प मैन्यूवर्स भी शामिल हैं। लगभग 100 डेज तक आईएनएस विक्रांत के ये ट्रायल्स चलते रहेंगे। आईएनएस विक्रांत के ऊपर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग व टेक ऑफ शुरू की गई है और जल्दी ही मिग-29 फाइटर जेट भी आईएनएस विक्रांत से टेक ऑफ व अरेस्टिंग केबल के माध्यम से लैंडिंग करना शुरू कर देंगे। एक और रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि मिग-29 के साथ साथ नेवल तेजस भी आईएनएस विक्रांत के ऊपर लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगे। भारत के पास पहले से ही रशिया से लिया गया एक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य मौजूद है। स्वदेशी तौर पर बनाए गए आईएनएस विक्रांत का लोडेड डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। यह 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ता है और इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर तक है। आईएनएस विक्रांत रशिया से लिए गए आईएनएस विक्रमादित्य से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है और इसमें लेटेस्ट रडार्स के साथ साथ डीआरडीओ द्वारा निर्मित शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी लगाया गया है। आईएनएस विक्रांत पर 26 मिग-29 ऑपरेट करेंगे और इनके साथ ही 10 नेवल एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर ऑपरेट करेंगे जिसमें रशियन कैमोव के A31 और अमेरिकन MH-60R शामिल हैं। 2022 में आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। सबमरीन्स की बात करें तो भारत अपनी सबमरीन फ्लीट को बढ़ाना चाहता है और इसके लिए एक और बेहद ताकतवर न्यूक्लियर पावर्ड अकुला क्लास की सबमरीन रशिया से ली जाएगी। $3 बिलियन यानी कि लगभग 22,000 करोड़ रुपीस की यह डील साइन की गई थी। बेहद ताकतवर यह अकुला क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन चक्रा 2 सबमरीन को रिप्लेस करेगी जो कुछ समय पहले ही लीज खत्म होने के कारण रशियन नेवी को वापस की गई है। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही रोचक अपडेट आई है। रशिया 3 किलो क्लास की कन्वेंशनल सबमरीन को भारत को सिर्फ ₹1 के टोकन प्राइस पर देना चाहता है। हालांकि उनके रीफिट के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए प्रति सबमरीन के हिसाब से हमें खर्च करने होंगे। किलो क्लास की सबमरीन को भारत पहले ही काफी बड़ी संख्या में ऑपरेट करता आया है, इसलिए 3 और रशियन किलो क्लास की सबमरीन आ जाने से किसी भी तरह से इंडियन नेवी के रिसोर्सेज के ऊपर ट्रेनिंग व स्पेयर्स को लेकर कोई दबाव नहीं आएगा। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सबमरीन्स नई नहीं है, ये काफी पुरानी है, लेकिन इन्हें रीफिट करके अगले 15 सालों तक इन्हें ऑपरेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं लद्दाख में चल रहे भारत और चीन के बीच विवाद के बारे में। लगभग 1.5 वर्ष से दोनों देशों के बीच लद्दाख में विवाद है और दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने हैं। लेकिन अब धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख के गोगरा एरिया से डिसएंगेजमेंट को करते हुए अपनी सेनाओं को पीछे बुला लिया है। इससे पहले भी गलवान और पेंगोंग त्सो लेक इलाके में डिसएंगेजमेंट हो चुका है। यानी कुल मिलाके हम कह सकते हैं कि चाइना को यह समझ आ चुका है कि इन इलाकों में भारत के ट्रेंड सोल्जर्स का सामना कर पाना चाइनीज सोल्जर्स के बस की नहीं है और इसलिए 1.5 साल के लंबे स्टैंड ऑफ के बावजूद भी चाइना भारत को नहीं झुका सका। चाइना का पीछे हटना भारत के लिए एक बड़ी विक्ट्री के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं साउथ चाइना सी की। चाइना को साउथ चाइना सी में ही सीमित रखने के लिए और उनकी नेवी के ऊपर दबाव डालने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि यूनाइटेड किंगडम भी अब एक बड़े नेवल एक्सरसाइज को साउथ चाइना सी में कंडक्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के लिए साउथ चाइना सी के लगभग सभी देश अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सभी देश कहीं ना कहीं चाइना की दबंगई से या अड़ियल रवैये से परेशान हैं। लेकिन इस सब में सबसे रोचक बात यह है कि पहली बार भारत भी 4 फ्रंट लाइन वॉरशिप्स को साउथ चाइना सी में भेज रहा है। चाइना इससे बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाने की स्थिति के कारण शांत है, चुप है। हालांकि फिर भी चाइना अपनी ताकत दिखाने के लिए 5 दिन के एक नेवल ड्रिल को इसी साउथ चाइना सी में कंडक्ट कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम के भी साउथ चाइना सी में पहुंच जाने के बाद
फ्रांस ने भी कहा है कि वो भी अपने वॉरशिप्स को साउथ चाइना सी में भेजेंगे, यानी चाइना की साउथ चाइना सी में घेराबंदी पूरी तरह से की जा रही है। दोस्तों, ये थी कुछ डिफेंस संबंधी बड़ी अपडेट्स। उम्मीद करता हूं आपको अपडेट रखने में यह वीडियो सहायक रहेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।